दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। और लास्ट में मैंने आपको पारसरंदा, बांटा, पूर्णांक इनके बारे में बताया था। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तैयार हो? तो आप सभी स्टूडेंट बुक निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बुक निकाल लीजिए। सभी स्टूडेंट पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पर आ जाए। पहुंच गए पेज नंबर 40 पर। इसके बुक के क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। चार ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है पहला। विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। लड़का सोचता है कि कौन सी सांद्रता ज्ञात करूं। देखो, मेरे हिसाब से यहां पर सांद्रता आपको निकालनी चाहिए मोललता, स्मॉल है मोललता। क्यों? क्योंकि विलायक का द्रव्यमान दिया है। उसने दिया क्या है ये देख लेते हैं। 500 ग्राम जल है तो विलायक का द्रव्यमान दिया है। जल विलायक है, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 500 ग्राम। इसमें 4 ग्राम NaOH घुला है। NaOH यहाँ विलेय है, विलेय का द्रव्यमान दिया है 4 ग्राम। ठीक है, विलयन की सांद्रता होगी। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें देखते हैं। 8 ग्राम प्रति लीटर, 0.2 स्मॉल m, ये ऑप्शन दे रखे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सांद्रता निकालो आप, वो मोललता निकालो, क्योंकि विलायक का भार मोलरता में काम आता है। मोललता में, स्मॉल m में मोललता निकालो। मोललता का फॉर्मूला लगाते हैं। मोललता बराबर, हमने पढ़ा है, विलेय की ग्राम में मात्रा मोललता का बटे में विलेय का अनुभार इनटू विलायक का भार। अगर विलायक का भार ग्राम में हो तो ऊपर 1000 का गुना करते हैं। ये आपने मोललता का फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप कर लीजिए। मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, कितना है विलेय? 4 ग्राम। विलेय का अनुभार, विलेय NaOH है, अनुभार कितना आएगा इसका? 40। NaOH का अनुभार 40 आएगा। Na का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 40 जाएगा ना, 17 और 23 तो ये 40। विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार का कहाँ, ये रहा 500 ग्राम। ग्राम में है तो ऊपर 1000 का गुना कर लो। 4 से ये 10 बार गया, 0 से 0 गई, 500 से ये 5 बार कट गया, 1/5 मतलब 0.2 आ रहा है। ये मोललता आ रही है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 6 सही है। 6 में 0.2 स्मॉल m लिखा हुआ है, मतलब मोललता 0.2 है। ये करेक्ट है। मैंने आइडिया लगाया, देखो इसमें ऑप्शन में देख करके आइडिया लगाया। नॉर्मलता, मोलरता ये ऑप्शन में है। नॉर्मलता नहीं निकाल सकते, विलयन का आयतन चाहिए।
मोलरता भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके फॉर्मूले में भी बिलियन का आयतन चाहिए, आयतन अपने पास है नहीं, तो हम मोलरता ही ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर नंबर से टिक करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? जैसे मैं बुक पर, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूं आप किया करो और मुझसे पहले करके और मेरे आंसर से आप मैच किया करो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा द्रव युग्म, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा द्रव युग्म राउले के नियम के, राउले या राउल के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन ये दिया है कि कौन सा द्रव्ययुग्म, मतलब कौन सा द्रवों का जोड़ा राउल के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। मतलब हमको राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन छांटना है। ऑप्शन क्या है? पहला है ऑप्शन ए जल प्लस HCl। ध्यान करो ये तो राउल के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन है। जल प्लस HNO3 ये भी राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला है। से में है बेंजीन प्लस मेथेनॉल। हमें उदाहरण याद होने चाहिए जब हम इसको कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर द है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो बेटा ये तीनों तो है जो राउल के नियम से नेगेटिव वाले के एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले के एग्जाम्पल में है ये तीनों, आपने पढ़ा होगा। ये तीनों नहीं, ये तीनों। तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला पूछा है उसने, तो आप इसमें से टिक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल कॉपी में लिख रहे हैं तीनों, और ये तीनों किस में लिख रहे हैं? राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। और उसने पूछा कौन सा है? राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो हम आंसर से टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शुद्ध जल की मोलरता है। क्वेश्चन नंबर 3 है शुद्ध जल की मोलरता है। ये आपको कराया था मैंने, और मैंने कहा था इसको याद भी कर लेना। ऑप्शन नंबर ए में है 55.5 m। इसका मतलब मोलरता 55.5 है। ये सही है क्या? सही है। आपको मैंने करा रखा है ये क्वेश्चन। मैंने शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात की थी और मैंने कहा था इसको याद भी रखें। शुद्ध जल की मोलरता 55.5 m होती है। इसका आंसर ए टिक हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये शानदार क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित (0.1) कैपिटल एम का मतलब मोलरता, पर ये रॉन्ग प्रिंट है, मोलरता नहीं आ सकती यहाँ पर। ये है 0.1 स्मॉल एम मोलरता। क्लियर? ये आगे समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एम के स्थान पर स्मॉल एम क्यों लिखा है। बुक में कैपिटल एम लिख रहा है, वो मिस प्रिंटिंग है, ये स्मॉल एम आना चाहिए। 0.1 m बिलियनों को
विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित नीचे लिखे हुए 0.1 मोललता के विलयन हैं। नीचे जो विलयन मैं लिखूंगा मैं लिख ही देता हूं। पहला विलयन है NaCl का, दूसरा विलयन है MgCl2 का, तीसरा विलयन है, ऑप्शन को ढंग से देख लो, यूरिया का, और चौथा है AlCl3 का। ये आपके पास 4 विलयन हैं। ठीक है, नीचे लिखे हुए 0.1 मोललता के विलयन, चारों की विलयन की मोललता कितनी है, 0.1 है, और इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। लड़का कह रहा है कैसे व्यवस्थित करें, मैंने क्या अपना दिमाग लगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललता पढ़ा था। ये फॉर्मूला है क्वथनांक में उन्नयन का। यहां पर मुझे आई का गुणा भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये लवण है, दोनों 3 लवण है, और लवण विलेय यदि लवण हो, विलेय यदि ऐसा हो जिसका आयनन या संगुणन होता है, तो इन फॉर्मूलों में आई का गुणा हो जाएगा। सही है, ये क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। एक बार बताओ, चारों का विलयन की मोललता कितनी है, 0.1। चारों विलयनों का केवी भी एक जैसा होगा, क्योंकि चारों विलयनों में कुछ नहीं कहा तो विलायक मानेंगे जल, और ये जो केवी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये विलायक का होता है। तो सीधी सी बात है, चारों विलयनों में ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो डेल्टा टीवी किसके समानुपाती होगा, आई के। मतलब जिस विलयन का आई सबसे अधिक होगा, चारों में से जिस विलयन का आई सबसे अधिक होगा, उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि सबसे अधिक हुई होगी, और जिसके क्वथनांक में वृद्धि सबसे अधिक होगी उसका ही क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सीधी सी बात है, जिसके क्वथनांक में वृद्धि सबसे अधिक हुई होगी उसका ही क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि डेल्टा टीवी किसके समानुपाती है, आई के, और जिसका आई अधिक उसके क्वथनांक में उन्नयन अधिक, और जिसके क्वथनांक में उन्नयन अधिक उसका क्वथनांक अधिक। जिसके क्वथनांक में वृद्धि अधिक उसका क्वथनांक अधिक। तो क्वथनांक एक तरह से आई के समानुपाती है। ढंग से समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आई देखते हैं। ठीक है, आई ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। यदि विलेय लवण है तो, यदि विलेय ऐसा है जिसका आयनन होता हो तो। सही है, यहां पर कुछ नहीं कहा तो एल्फा का मान आप 100% मानोगे, मतलब 1। 50% होता तो एल्फा का मान 50% हो तो 0.5, 100% तो 1। तो 1 में से 1 गया 0, तो आई बराबर एन आएगा, इसका मान भी 1 रखोगे। आई का मान एन के बराबर होगा। जिसका आई ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा, जिसका एन ज्यादा उसका आई ज्यादा। एन आई के बराबर है। एन है 1 मोल से प्राप्त आयनों की संख्या। इसके 1 मोल से 2 मोल आयन मिलेंगे, तो इसके लिए एन का मान 2, तो आई का मान भी 2। इसके लिए आई का मान आएगा 3, MgCl2।
AlCl3 के लिए I का मान आएगा 4। और यूरिया के लिए मैंने कहा था यूरिया, ग्लूकोज, मेथेनॉल, एथेनॉल, इनके लिए जो फॉर्मूला लगता है डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोलरता। इसमें I का गुणा नहीं होता है, मतलब I का गुणा नहीं होता है तो I का मान 1 ही तो हुआ, इनका I का मान 1 होगा। ऐसे समझ लो भले है, ऐसा विलय हो जिसका न आयनन होता हो न संगुणन होता हो तो उसके I का मान 1 मान सकते हैं अपन। तो अपने पास ढंग से एक एक बात को सुनो और समझो। तो क्रम आ गया, सबसे कम क्वथनांक तीसरे का होगा क्योंकि उसका I सबसे कम है, उससे अधिक क्वथनांक होगा पहले का, उससे अधिक होगा दूसरे का, और सबसे अधिक होगा चौथे का। तो ये क्वथनांक का क्रम आया, और ये हम ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, जिसमें भी ये क्रम हो उसे हम टिक कर सकते हैं। क्लियर? ये क्रम है ऑप्शन नंबर 6 में, तो इसका आंसर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्लियर है ना? तो ढंग से समझ लो भाई और नोट कर लेना भले ही। क्वेश्चनों को भी अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, यह एक आदर्श विलयन का गुण है। यह एक आदर्श विलयन का गुण है। क्या गुण है? ए, यह राउले के नियम को मानता है। सही बात है ना? आदर्श विलयन राउल के नियम का पालन करता है, ये राउल के नियम को मानता है, ये सही है। यह एक आदर्श विलयन का गुण है, हाँ, ये राउले के नियम को मानता है, ये गुण है आदर्श विलयन का। नंबर बे, डेल्टा H मिश्रण बराबर 0। हाँ रे यार, ये भी सही है। आदर्श विलयन का डेल्टा H का मान 0 होता है, मतलब आदर्श विलयन को बनाने पर न ऊर्जा अवशोषित होती है न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर से डेल्टा B मिश्रण बराबर 0, ये भी सही है। देखो इससे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आपका क्वेश्चन करने से। मतलब विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर दे है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ना तो पहला ए ना बे न से, इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। सही है ना बात? उपरोक्त सभी क्यों जाएगा? क्योंकि ये ऊपर की तीनों बात सही है। आदर्श विलयन के लिए ये तीनों ही आदर्श विलयन के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब। अब ऑप्शन में है ए, सदैव बढ़ता है, बे, घटता है, से, ताप पर निर्भर नहीं करता है, और दे, ताप पर आंशिक निर्भर करता है। आंशिक मतलब कुछ निर्भर करता है। अपनी बुद्धि लगाइए और क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए।
ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु को वाष्प दाब, बेटा ताप बढ़ेगी, मान लो ये कुछ बिलियन है, ताप बढ़ेगा तो वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प का दाब, वाष्प ज्यादा बनती जाती है, वाष्प दाब सदैव बढ़ता है। तो जो वाष्प दाब है वो ताप के समानुपाती होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है सदैव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, शर्करा किताब में मिसप्रिंटिंग है कई, इसलिए समझ लो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 7, शर्करा के 5%, इसने लिखा नहीं है ये 5% क्या है, तो मैं लिख देता हूं WIB है ये, बिलियन का परासरण दाब होगा। इस बिलियन का परासरण दाब होगा, परासरण दाब निकालना है हमें। शर्करा का एक बिलियन है जिसकी सांद्रता है 5%, WIB द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 ml बिलियन में विलेय शर्करा, विलेय शर्करा ये ना 5 ग्राम है, 100 ml बिलियन में ये 5 ग्राम है। परासरण दाब निकालना है, परासरण दाब का फॉर्मूला है पाई बराबर CRT, पढ़ा है। विलेय शर्करा हो, विलेय ग्लूकोज हो, मेथेनॉल हो, यूरिया हो, हम आई का यूज में नहीं लेंगे इन फॉर्मूलों में, या इनके लिए आई का मान इन विलेयों के लिए कितना होता है 1। जो विलेय न तो आयनित होते हैं न संगुणित होते हैं, न टूटते हैं न जुड़ते हैं। ये फॉर्मूला लगाओगे, परासरण दाब, सांद्रता ये मोलरता है, तो मोलरता को खोल सकते हो, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन, ये फॉर्मूला है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन। आयतन अगर बिलियन का ml में है तो ऊपर कई का गुना 1000 का और इनटू में RT, यही है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा है क्या 5 ग्राम, बटे विलेय का अनुभार, शर्करा का अनुभार, शर्करा का फॉर्मूला है C/H22O11, खुद निकाले कितना आएगा, 12 कार्बन तो 144 आ जाएगा, एक कार्बन का 12 तो 144, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन का 16 तो 11 ऑक्सीजन का कितना 176, निकाल लो 342 आएगा। रख देते हैं विलेय का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन 100 ml, ऊपर 1000, R का मान बताया था, वैसे दे देता है, R का मान 0.082 बताया था, और ताप कुछ नहीं कहा तो 25 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, कुछ नहीं कहे तो ताप को 25 डिग्री सेल्सियस मानो, कमरे का ताप मानो। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें जो ताप है वो केल्विन में काम में लेते हैं, याद रखो। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी टेम्परेचर आ जाए तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में काम में लेना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में हम 273 जोड़ देते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ते हैं, कितना आएगा 5 3 8 7 2 9 298। सॉल्व करें, जो होगा वही आंसर आएगा। हाँ, वो आंसर आपकी बुक में मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो कितना भी आंसर आए आप सॉल्व करके निकाल लोगे, वो ही इस बिलियन का क्या आएगा, परासरण दाब आएगा। बुक में मिसप्रिंटिंग है, इसने देने क्या लिख रखा है, ये SY ये मिसप्रिंटिंग है। दाब का मात्रक ATM में आएगा आंसर,
ठीक है, तो इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ताप बढ़ाने पर क्वेश्चन नंबर 8, ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता, हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता आगे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता ए बढ़ती है, ब घटती है, से अपरिवर्तित रहती है। कर लो मुझसे पहले, मैं क्वेश्चन लिखूं उससे पहले कर लो। और द इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था मैंने, हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसें हैं, याद आ रहा है क्या, जिनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अधिकांश गैसें ऐसी होती हैं, अधिकांश गैसें ऐसी होती है जब इनका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ये विलयन से पलायन कर जाती है। तो अधिकांश गैसों की तो विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, पर हाइड्रोजन और हीलियम जो है इन दोनों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इनकी अग्रविक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी। ताप बढ़ाने पर अग्रविक्रिया का वेग बढ़ेगा, विलयन निर्माण अधिक होगा इनका। तो इनके लिए हम आंसर लिखेंगे ए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 10% W/W। आप कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है अति लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन नंबर 1, 10% W/W, इसका मतलब समझ गए होंगे द्रव्यमान प्रतिशत। जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए, मोललता निकालनी है। करना स्टार्ट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। कैसे करोगे, 10% W/W है, इसका मतलब हो गया ये द्रव्यमान प्रतिशत है, 100 ग्राम बिलियन में विलेय H2SO4 कितना हो गया, 10 ग्राम। यही मतलब है ना, 100 ग्राम बिलियन में विलेय 10 ग्राम। W/V होता तो 100 ml बिलियन में विलेय 10 ग्राम, और V/V होता तो 100 ml बिलियन में विलेय 10 ml। मोललता निकालते हैं। मोललता का फॉर्मूला, मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार। ग्राम में है तो ऊपर 1000 का गुना, विलेय की ग्राम में मात्रा ये रही, विलेय H2SO4 10 ग्राम। विलेय का अनुभार, H2SO4 का अनुभार 98, याद होगा ये तो डायरेक्ट। विलायक का भार, विलायक का भार गलती करोगे, 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 10 ग्राम है, तो ये तो बिलियन का भार है, ये विलेय का भार है, तो विलायक 90 ग्राम आएगा। कराया था ये मैंने भाई। 100 ग्राम बिलियन में विलेय 10 ग्राम है तो विलायक 90 ग्राम ही तो है, यहाँ गलती करोगे। इंटू 1000, सॉल्व करें, हम आंसर लिखें। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, ये आपको पहले भी कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता किसे कहते हैं, इस पर ताप का प्रभाव समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 अति लघुत्तरात्मक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोलरता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है। ये आपके कॉपी में हो रहा है। इस पर ताप का प्रभाव भी समझाना है। ताप का प्रभाव ये भी समझाया था मैंने आपको। मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, परिभाषा लिखी हुई है। 1 लीटर विषय तो आप जानते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता पर ताप का प्रभाव, मोलरता का आपको ये पढ़ाया था मैंने। मोलरता का फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिखिए, आप क्या दिक्कत है। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन ml में या लीटर में, ml में हो तो ऊपर 1000 का गुना। विलेयता पर ताप का प्रभाव बढ़ाया था मैंने। ताप बढ़ाने पर बिलियन का आयतन बढ़ता है। यदि हम किसी बिलियन का ताप बढ़ाते हैं तो बिलियन के कण दूर दूर जाएंगे ऊर्जा पा करके। ताप बढ़ाने पर बिलियन का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। ताप बढ़ाने पर लिख सकते हो बिलियन का आयतन बढ़ता है, और बिलियन का आयतन बढ़ने से मोलरता घटती है। तो मोलरता पर ताप का प्रभाव लिख सकते हो आप। क्लियर। आते अगला क्वेश्चन, मोलन्स को परिभाषित करना है। बिलियन में किसी पदार्थ के मोलन्स को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ का मोलन्स बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष उस पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ का मोलन्स कहलाती है। ये आपको प्रेपरेशन पहले भी लिखाई जा चुकी है। मोलन्स जब पढ़ाया था, मोलन्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पदार्थ का मोलन्स क्या होता है, उस पदार्थ के मोल बटे कुल मोल, मतलब बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष उस पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ का मोलन्स कहलाती है। आगे बढ़ता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में, लिखता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना कठिन है। कह रहा है गर्मियों में कार के रेडिएटरों में क्या एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है। देखो, कार में रेडिएटर जो होता है उसमें एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम कूलेंट कहते हैं। कूलेंट नाम का पदार्थ भरा होता है, ठीक है, नाम से लग रहा है कूलेंट। कूलेंट ये जो पदार्थ होता है ये गाड़ी को, कार के रेडिएटर को ठंडा बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। कूलेंट गाड़ी को ठंडा रखता है, गर्म नहीं होने देता। तो कार के रेडिएटर में कूलेंट भरा होता है। अब कह रहा है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह क्या गर्मियों में दी जाती है। देखो, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर क्या होगा, जैसे कार के रेडिएटर में कूलेंट भर रहा है, इसमें आप एथिलीन ग्लाइकोल मिलाओगे तो इस समय विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये विलायक हो गया और ये विलय हो गया। और आपको पता है कि विलयन का हिमांक कम होता है,
विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है पर हिमांक क्या होता है, कम। विलयन का जब हिमांक कम होगा, अगर मैं कूलेंट में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाऊंगा तो विलयन बन जाएगा और विलयन का हिमांक घट जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। हिमांक कम मतलब विलयन बहुत कम ताप पर जमेगा। तो आप बताइए क्या गर्मियों में कूलेंट में, गर्मियों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करें कि सर्दियों में? सर्दियों में करना चाहिए। देखो सर्दियों में क्या होता है, कूलेंट जम जाता है क्योंकि इसका हिमांक, समझ गए ना, सर्दियों में कूलेंट जम जाता है। अगर सर्दियों में हम कूलेंट में एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं तो निर्मित विलयन का हिमांक कम हो जाता है, और हिमांक कम होने पर अब विलयन जमता नहीं है, मतलब ये कूलेंट जमता नहीं है। तो सर्दियों में क्या समस्या आती है कि कूलेंट जम जाता है, पर अगर उस कूलेंट में आप एथिलीन ग्लाइकोल डाल दोगे तो विलयन का हिमांक कम हो जाएगा। अब ये कूलेंट जमेगा नहीं, हिमांक घट जाएगा, मतलब जमने वाला ताप कम हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। तो गर्मियों में कि सर्दियों में? हम लिख सकते हैं क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है? नहीं, कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह सर्दियों में दी जाती है। क्यों? इसका कारण लिख सकते हैं, क्योंकि कार के रेडिएटर में जब एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं तो निर्मित विलयन का हिमांक कम हो जाता है, जिससे वो आसानी से जमता नहीं है। क्लियर? दिमाग से सोच रहे हो ना? क्वेश्चन बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 अति लघुत्रात्मक है। प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण एक ही बात है, इसको परिभाषित करना है। ये बताया था, ऐसे बताया था, ध्यान है तो याद आ रहा है? इस तरह का डायग्राम था। ये अर्धपारगम्य झिल्ली थी, ये तनु विलयन था, ये सांद्र विलयन था, यह पिस्टन लग रहा था। जब मैंने परासरण दाब से अधिक दाब लगाया, ध्यान है, तो विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लग गए, और ये घटना क्या कहलाती है? व्युत्क्रम परासरण। आप पूरा समझाओ। यदि तनु व सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करते हैं और सांद्र विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लग जाते हैं। यह घटना कहलाती है प्रतिलोम परासरण। इसका उपयोग कठोर जल को अशुद्ध जल को से शुद्ध जल, मृदु जल प्राप्त करने के काम आता है। ये खारे जल से मीठा पानी प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन अब लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सुनो शांति से, ये आपने पढ़ा है। ठोस की द्रव में विलेयता, ये टॉपिक यह था। ठोस की द्रव में विलेयता में प्रभावित करने वाले कारक बताए थे मैंने। एक कारक बताया था विलेय और विलायक की प्रकृति, और दूसरा ताप। तो आपको ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव समझाना है। आपको ये पढ़ा दिया गया है? यदि विलेय ऐसा है जिसकी अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर, पूरा टॉपिक लिख के आना है जो नोट्स में लिखा हुआ है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। अगर विलेय ऐसा है जिसकी अग्र अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। पूरा टॉपिक पढ़ा बताना है, लिख के समझाना। आगे क्या कह रहा है? असामान्य अनुभार को सामान्य अनुभार से संबंधित करने वाला बार्नटॉफ का सूत्र लिखना है। बार्नटॉफ गुणांक का सूत्र लिख सकते हो, I बराबर सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार। भाई सामान्य अनुभार और असामान्य अनुभार में संबंध दर्शाने वाला बार्नटॉफ का फॉर्मूला लिखना है, लिख दोगे? अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आयनिक यौगिक AB। ये क्वेश्चन है करने लायक। हम लघुत्रात्मक क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आयनिक यौगिक AB कोई आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक जो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अनुभार, इसका सैद्धांतिक अनुभार दिया है। इसका सैद्धांतिक अनुभार 58.2 व प्रेक्षित अनुभार इसका ये है, कितना है? 30 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका बांटाफ गुणांक निकालना है। बांटाफ गुणांक का फॉर्मूले याद होने चाहिए। सैद्धांतिक अनुभार बटे होता है प्रेक्षित अनुभार। तो आप आई का मान निकाल लोगे 58.2 बटे 30। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है वियोजन की मात्रा की भी गणना कीजिए, मतलब एल्फा भी पूछा है। तो आई और एल्फा का फॉर्मूला है आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, क्योंकि आयनिक यौगिक है जो धनायन ऋणायन में टूटता है, मतलब इसका आयनन होता है। तो आयनन होता है अगर विलय का, विलय टूटता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एल्फा निकालना है हमें। देखो बेटा ये आई का मान अपने पास है, एन का मान आप 2 रखोगे। ये ए बी है तो ये NaCl की तरह ही तो है। अगर ये Ab2 होता तो 3 आता है एन का मान, पर ये AB है तो एन का मान कितना आएगा? 2। एल्फा निकालना है, कैलकुलेशन करनी है और एल्फा निकल जाएगा। पहले हमने आई निकाला और इस फॉर्मूले से हम एल्फा निकाल सकते हैं। हमको आई का मान पता है 58.2 बटे 30, एन का मान 2 है, AB दे रखा है ना इसलिए, तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन अगले पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विसरण और परासरण में क्या अंतर है, ये आप समझा सकते हो। विसरण की क्रिया में क्या होता है? विलय के कणों का गमन होता है, विलय के कणों का, और सांद्र विलयन से या तनु विलयन की ओर। और परासरण की क्रिया में विलायक के कणों का गमन होता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। दोनों के फिर आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे सकते हो, कॉपी में बताया था मैंने। स्प्रे वाला और ये जो उदाहरण दिए थे ये तो विसरण के दिए थे, जल का बहना। और परासरण का उदाहरण दे सकते हो, कॉपी में भी लिखा हुआ है। जैसे डायग्राम वाला दे दो, किशमिश वाला दे दो। देखो किशमिश को अगर आप जैसे पानी में डालते हो या दूध में डालते हो तो किशमिश फूल जाती है। तो कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपको बताए गए हैं। आगे कह रहा है विसरण और परासरण की क्रियाओं का नामांकित चित्र एक जैसा बना देना। अगर विलय के कण गमन करें, देखो परासरण का चित्र तो बना हुआ है ना। विसरण का चित्र भी बिल्कुल बना दो ऐसा ही, पर उसमें विलय के कणों का गमन दिखा दो तनु विलयन से, विलय के कणों का गमन दिखा दो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, उल्टा कर दो और कुछ नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोटीन के 0.21 लीटर होना चाहिए। ये बुक में लिख नहीं रहा है, आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोटीन के 0.21 लीटर 0.21 लीटर जलीय विलयन में जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 1.26 ग्राम प्रोटीन है। $300 केल्विन पर इस विलयन का 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार में दिया है। बार और एटीएम लगभग बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बराबर लगभग 1 एटीएम।
है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार, तो प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करवा रहा है। मोलर द्रव्यमान या अणुभार बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रोटीन का अणुभार निकलवा रहा है। क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। पराशर दाब का फॉर्मूला लगाइए, पाई बराबर CRT, यही फॉर्मूला है ना। विलय ऐसा हो जिसका ना आयनन होता हो ना संघनन, प्रोटीन भी ऐसा विलय है जिसका ना आयनन होता है ना संघनन, तो आई का मान 1। देखो आपको क्या दिया है, पाई बराबर सांद्रता को बोल सकते हैं, सांद्रता मोलरता है तो विलय के मोल नहीं, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। अगर ml में हो तो ऊपर 1000 का गुना, लीटर में है तो ऊपर 1000 का गुना करने की जरूरत नहीं है, इनटू RT ऐसे बोल लेना। मोलरता है विलय की ग्राम मात्रा बटे विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। पाई निकाल लो, पाई दे रखा है इसने 2.57 इनटू 10 की पावर -3। विलय की ग्राम में मात्रा ये रही 1.26 ग्राम बटे विलय का अणुभार, ये तो ज्ञात ही करना है, प्रोटीन का अणुभार। विलयन का आयतन ये रहा 0.21 लीटर। आर का मान 300 दिया है, 300 केल्विन, ताप का मान 300 केल्विन दिया है, आर का मान दे चाहे मत दे 0.082। तो आपको देख लो कैलकुलेशन बहुत जटिल है, केवल m निकालना है, बाकी कठिन नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन की थीम समझो कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन मत समझो, ये तो गणित का काम है। क्वेश्चन होगा कैसे यह बात समझ में आनी चाहिए। चलो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। मुझसे पहले वीडियो को पॉज करके आप किया करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अवाष्पशील विलय युक्त। विलय कैसा है, अवाष्पशील। मैं सभी क्वेश्चनों को समझा रहा हूं तो स्टूडेंट ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अवाष्पशील विलय युक्त विलय अवाष्पशील है, क्लियर कर लो। युक्त विलयन के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, मिसप्रिंटिंग है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोलरता, ये सिद्ध करना है। ये आपको पढ़ाया था अनुसंग गुणधर्म में, ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, शुरू से लेकर के लास्ट तक कीजिए, कंप्लीट करना है। जब आपको ये लास्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू मोलरता, ये कॉपी में हो रहा है, ये सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, वाष्प दाब के अवयव से। क्वेश्चन नंबर 6 है वाष्प दाब के अवयव से। वाष्प दाब के अवयव से पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे। वाष्पशील वाष्प दाब के अवयव से, ये क्वेश्चन है अटपटा सा लगा। अवाष्पशील विलय का या पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे। इसके लिए आपको ढंग से सुनना मेरे शब्द को। एक टॉपिक आया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अणुसंघ गुणधर्म में आया था, पहला अणुसंघ गुणधर्म था वो। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपको पूरा लिखना है, तो लास्ट में जब आप उसको पूरा कर दोगे तो वहां पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये P0V माइनस PS अपॉन P0V बराबर ऐसा मिलेगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार, ऐसा मिलेगा ना। कॉपी में हो रहा है, अभी देख सकते हो आप, ऐसा WVMP, ये फॉर्मूला आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा ना ये, तो आप इसमें लिख सकते हो। फिर एक फॉर्मूला बना देना विलय का अणुभार निकालने का। भाई ये वाष्प दाब का अवयवी तो है, तो यहाँ m निकालने का फॉर्मूला, इसमें m को इधर ले आना, इधर ले आना, इसको ले जाना, उल्टा कर देना। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना और लास्ट में लिखना, इस फॉर्मूले की सहायता से या इस सूत्र की सहायता से हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं।
बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो आपने टॉपिक पढ़ा ना वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, उसको एच की एच कर देना और लास्ट में लिखना इस सूत्र की सहायता से हम विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, गैसों की विलेयता से आप क्या समझते हैं, पढ़ा है। गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। 1 ml निश्चित ताप पर निश्चित दाब पर 1 ml विलयन में अधिकतम घुली हुई किसी गैस की ml में मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है। द्रव में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, वो समझाने हैं। इसमें हेनरी का नियम वगैरह आ जाएंगे। 3 कारक थे, विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। कॉपी में बताए गए हैं, पहले पढ़ा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8, उस ताप की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है, मैं करता हूं, आपको करना है, पहले मैं लिखता हूं, अगर नहीं हो तो सामने समझना। क्वेश्चन नंबर 8, उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल, जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित, 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा, जम जाएगा। कोष्टक में KF दे रखा है, KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। तो उस ताप की गणना करनी है जिस पर विलयन जम जाएगा, मतलब विलयन का हिमांक निकालना है, विलयन का हिमांक निकालना है, TF निकालना है। क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहा है, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है जिस ताप पर विलयन जम जाएगा। विलयन जिस ताप पर जमेगा वो विलयन का हिमांक होगा। क्लियर? अच्छा, हमें दिया क्या है, 250 ग्राम जल है और 54 ग्राम ग्लूकोज है। विलेय और विलायक की ग्राम में मात्रा दी है। फॉर्मूला अपने पास है, KF है, फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। सही है, डेल्टा TF है, हिमांक में अवनमन, ये ज्ञात कर लेते हैं। KF का मान 1.86 और मोललता निकाल लेते हैं। मोललता का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा 54, विलेय का अनुभार, विलेय कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का अनुभार निकाल लो, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। 12 की 72 प्लस 12 और 16 गुना 6 96, 6 2 8 2 10 हासिल 1 9 1 10 11 और 7 18 180 अनुभार विलेय की ग्राम, मोललता है ना, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू विलायक का भार 250 ग्राम जल। अरे विलायक का भार ग्राम में है तो ऊपर 1000 का गुना। इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन को आपको करना है। यहां से आपको डेल्टा TF आ जाएगा। डेल्टा TF है जो कितना, क्या आएगा, ये हिमांक में अवनमन आ जाएगा। डेल्टा TF निकालने का फॉर्मूला बताया था, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम घटाते हैं। ज्यादा किसका हिमांक होता है, ज्यादा विलायक का होता है, T0F, ये विलायक का हिमांक, माइनस TF ये विलयन का हिमांक जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करवाया है। विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा दीजिए। अच्छा,
एक बात बताइए, ये निकालना है तो पक्षांतरण कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा TF बराबर, यही तो पूछा है, T0F और इसमें से घट जाएगा डेल्टा TF जो आप याद करोगे। लड़का कह रहा है T0F क्या है, मैंने कि विलायक का शुद्ध अवस्था में हिमांक है, विलायक का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है, ये हिमांक में अवनमन है। विलायक का हिमांक, विलायक जल है जिसका हिमांक होता है, कितना होता है जल का हिमांक? जल का हिमांक 0 केल्विन है। नहीं 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 सर, जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, या 273 केल्विन आएगा। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर, जल के लिए याद रखो ना, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। केमिस्ट्री में केल्विन में काम में लेता आप 273 केल्विन, ये आपके पास आ ही जाएगा। 273 में से घटा देना, जिससे विलयन का हिमांक आपको प्राप्त हो जाएगा। आप उसको डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, नहीं कि केल्विन में छोड़ देना। खुद करो और आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विलेय एवं विलायक से निर्मित एक आदर्श विलयन हेतु आरेख का निर्माण कीजिए। आदर्श विलयन के लिए आरेख बनाया, एक ही आरेख पढ़ाया पूरे चैप्टर में, वो उसमें 3 आरेख एक संग चलते थे, 3 समीकरणों से बनता था, वो आरेख बनाना है आपको। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ। बुक में अंदर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं पर उनके सॉल्यूशन भी हैं। क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर डाल देना, उसका फोटो खींच करके मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। आप क्वेश्चनों को जो भी मैंने बताए हैं इनको फेयर कॉपी में कर लेना, जिससे आगे हमें सहूलियत रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।